साथियों, आज की कहानी तारीखी जो लिखी गई है इस्मत जुगतई द्वारा। चांद की आखिरी तारीखों में जब चांद गायब हो जाता है और चमगादड़ें ठट्टे लगाती हुई स्याह फिज़ा में गोते लगाती हैं, मुझ पर एक जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है। आमों वाले बाग के पीछे उस दिन मेरे कानों में कोई गुनगुना रहा था, लेकिन फिर वहीं कहीं ये भी उसी तरह नाच के खैर। मैंने यूसुफ से कहा, यार मेरी आवाज़ बनाकर हाजिरी बोल देना, और सीधा स्टेशन की तरफ उड़ा। अभी 11 बजने में 1.5 घंटा बाकी था। मेरे हाथ न जाने क्यों काँप रहे थे। मैंने चिढ़कर 2 पैग और पी लिए और देर तक वेटिंग रूम के सामने टहलता रहा। टनाटन 11 का घंटा एक धुन की तरह मेरे कलेजे पर पड़ा। 2 दफ़ा पैर पैडल पर से फिसल कर वापस सीढ़ी से टकराया। तीसरी कोशिश में दूसरी तरफ गिरते गिरते बचा। आज साइकिल भी जोर दिखा रही थी, जैसे उसे मेरी कमज़ोरी का पता चल गया हो। हवा एक बिफरी हुई नागिन की तरह मेरी साइकिल के पहिए से जोर आजमाई कर रही थी। आगे का पहिया मस्त शराबी की तरह झूम रहा था। मैं साइकिल से चिमट जाना चाहता था। डिक्की वाली सड़क पर से मैं होता हुआ दाहिने हाथा वाली कच्ची सड़क पर मुड़ गया। धूल और गड्ढे, शाम को गुजरने वाले मवेशियों की गलाजत, उनसे बचता हुआ दोदपुर की सड़क पर निकल गया। आ गए बाबूजी, उसने पुलिया से नीचे रेंग कर कहा। ओह, कब से ठारन, वह रूठने के अंदाज से बोली। मैंने साइकिल को पेड़ से लगाकर डाल दिया और एक पुलिया पर बैठ गया। वह मेरे घुटनों पर ठोड़ी रखकर अंधेरे में मेरी आंखें ढूंढने लगी, मगर रात अंधेरी थी। अरे तुझे ठंड नहीं लगती? मैंने अंधेरे ही में उसे टटोला। वह गर्म पानी की बोतल की तरह गर्म और पसीजी हुई थी। उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली और हंस दी। ओफो, मैंने पसीने, बासी खाने और खाक धूल में बसे भपके से बौखला कर कहा, चुड़ैल का करे, ही हा हा। वह फिर हंसी और अपने सर को खुजाने की कोशिश करने लगी। बालों का जाल, सड़े हुए तेल, खाक और मैल में गुदे हुए सर पर एक टोपी की तरह मढ़ा हुआ था, मगर पुलिया के नीचे सड़ने वाले पत्तों की सड़ांत, आम के ताज़ा ताज़ा बोर की खुशबू, खुद उसके जिस्म की बिसात मिलजुल कर मुझे बदहवास करने लगी। उसका बात बात पर खिलखिलाना, काशी के कड़ों की झनकार में सब कुछ भूल गया। दूर फिजा में चमगादड़ ने कह कहा मारा। मेरी पीठ पर कन खजूरे से रेंगने लगे। हवा दिख के मरीज की तरह लंबी लंबी सांसें खींच रही थी। रात की कलोस और गहरी हो गई। जब मैं लौटा तो सफ़िया के कमरे में अभी तक लालटेन जल रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जीने पर चढ़ने लगा, लेकिन शायद वह जग गई क्योंकि रोशनी गायब हो गई। मेरा सर झुक गया। सफ़ो, मैंने सुबह उसे प्यार से कहा। हाँ भैया। वह दुपट्टा ओढ़ती हुई कमरे से निकली। उसकी आँखों से रात को जागने का आसार साफ जाहिर थे। हल्की सी सर्दी की झलक और आंखें झुकी हुई। मेरा जी चाहा कि दौड़कर उसके पैर पकड़ लूं। मेरी नन्ही सी बहन जो बैक वक्त मेरे लिए माँ बहन और खादिमा की खिदमत अंजाम देती थी। उफ, किस कदर पाजी हूँ मैं भी। मैं सर झुकाए चाय पीता रहा और वह मेरा स्वेटर बुनती रही। मैंने जीने पर चढ़ते में एक धारीदार कमीज से ढका हुआ कंधा दीवार के बिल्कुल करीब देखा, जो फौरन गायब हो गया। मैं उछल पड़ा। यह कमीना झांका करता है। मेरा खून खौलने लगा। मैंने
सफ़िया से कुछ न कहा। वह बावर्ची खाने में चूल्हे पर झुकी हुई कुछ तल रही थी। मैं पलंग पर बैठकर बूट के तमसे खोलने लगा। ना जाने क्यों मैं जिस वक्त भी घर में घुसता मेरी आंखें बेइख्तियार दीवार की तरफ उठती जाती जो हमारे पड़ोसी और हमारे दरमियान खिंची हुई थी और जिसने एक घर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करके 2 खानदानों के रहने का इंतज़ाम कर दिया था। मुझे ऐसा मालूम होता जैसे कोई उधर से झांक कर हमें देखा करता है। मेरा शुबा यकीन को पहुंच गया जबकि मैंने धारीदार कमीज़ वाला कंधा देखने के बाद एक रोज़ मोटी मोटी भवों वाली पेशानी का कुछ हिस्सा और गुच्छेदार मर्दाना बालों की झलक देखी और फिर एक रोज़ 4 मजबूत भूरी उंगलियां दीवार पर थोड़ी देर जमी रहने के बाद गायब हो गईं। कोई तेज़ी से दीवार के पास से हटा। मेरा सर घूमने लगा और फौरन मेरी निगाहें सफ़िया पर गई। वह बिल्कुल बेखबर धूप में फैली हुई साड़ी को अलगनी पर से घसीट कर उतार रही थी। शुक्र है कि उसने बदमाश को झांकते न देखा, वरना उसके दिल को सख्त रंज पहुंचता। मैंने इरादा कर लिया था कि आज उन लोगों को ठीक कर दूंगा। लफंगे कहीं के बदमाश। अरे ये बताना तो भूल ही गया कि आम वाले बाग में बोर झड़ा, आम लगे और पक गए। इम्तिहान एक तूफान की तरह टूट पड़े। कहाँ आमों का बाग और कहाँ की अंधेरी रातें। जिधर देखो 2-4 सर किताबों पर झोंके ले रहे थे। कटी हुई बेरौनक आँखें, कुचली हुई जमाहियाँ तबी हुई। कहाँ आमों का बाग और कहाँ की अंधेरी रातें। जिधर देखो 2-4 सर किताबों पर झोंके ले रहे थे। कटी हुई बेरौनक आँखें, कुचली हुई जमाइयाँ, दबी हुई अंगड़ाइयाँ गाढ़ी चाय के भी बस की न थी। तालिबे इल्मे की ज़िंदगी में 2 ही तो कठिन वक्त होते हैं, एक तो इम्तिहान के कुछ पहले शब बेदारी और दूसरे नतीजे के वक्त। खुदा की पनाह, सब संसार को भूलकर मैं भी उसी तूफान में बह गया। नया सेशन नई सूरतें और नई दिलचस्पियाँ लेकर आया और फिर वही हम, वही प्रोफेसरों की गैर दिलचस्प आवाज़, वही जैसा 14 बरस से हम देखते आए हैं, वही सामने काला काला बोर्ड, मेज, कुर्सी और प्रोफेसर। जब मेरी रोड के चक्कर लगाते लगाते टांगें शल हो गईं, गर्ल्स कॉलेज की हर हवाखोरी की दिलदाह उस्तानी को हर मुमकिन जाविये से देखकर उन पर हर किस्म और कई शेर पड़ चुके तो स्टेशन ही सुकून और दिलचस्पी की जगह रह गई। लिहाजा हस्बे मामूल वहाँ का रुख करना पड़ा। वहाँ से हम और यूसुफ सीढ़ियों के करीब पहुँचे। पीछे से किसी ने कहा, बाबूजी, और यकीन मानिए कि वह अपनी कुल बिसात और बदबू के मौजूद थी। उसने गूदड़ की एक पोटली को कुरेदते हुए इशारा किया जैसे किसी ने मुझे पीछे घसीट लिया। एक बहुत हकीर इंसान कीड़े ने कुल बुलाकर सूखी हुई मुट्ठियाँ हवा में उछाली। वह फतीहाना मुस्कुराहट से कभी उसके केचुए को और कभी मुझे देखती रही। आहा, ये ठाठ हैं, यूसुफ ने कहा लगाया। बाबूजी, उसने मुझे फिर पुकारा, मगर हम पैडल मारकर निकले चले गए। मैंने मुड़कर देखा तो वह एक तांगे के पीछे चीखती चिल्लाती भीख के लिए दौड़ रही थी। गूदड़ की पोटली में से 2 टांगें, सुर्ख सूखी हुई टांगें लटक रही थीं। मोड़ पर मोटर से टकराते टकराते बचा। आगे सड़क सुनसान और तारीक थी। जब मैं पलंग पर लेटा तो ऐसा मालूम हुआ कि कमरे की हर चीज़ घूम रही है। ओह, वह 2 सुर्ख खूनी टांगें मेरे सामने बेबसी से झूल रही थी। सिर्फ 2 टांगें।
दहकते हुए लोहे की 2 सलाखों की तरह मेरी आंखों में घुसी जा रही थी। मैंने बचने की कोशिश न की। घुस जाओ कमबख्तों मेरे दिमाग में। उफ, कितना अंधेरा था कमरे में। सुबह एक अजीब जहनी दुखन ने मुझे पस्त कर दिया था। मैं अपनी कमज़ोरी पर झुंझला उठा। उफ, आखिर में ही क्यों इस कदर हंसा। होने दो, क्या हुआ फिर? ये सब कमज़ोरी है। कमज़ोरी यानी इसमें ऐसी बात ही क्या है? कौन सा गजब हो गया? और क्या एक मैं हूँ, मगर मेरा जो जी चाहे। कोई इस चुभन को जो एक शीशे की गोली की तरह मेरे दिमाग में कानों को ज़रा पीछे अड़ी हुई थी, निकाल दो। मुझे फिर गुस्सा आया अपनी कमज़ोरी पर। मैं कॉलेज से जल्दी ही लौट आया। साफिया उदास और खामोश बैठी थी। मुझे देखकर जैसे डरकर चौंक पड़ी। मैं बड़ी देर तक उससे प्यार की बातें करता रहा। तुम्हारा नाम लिखवा दो स्कूल में, मैंने कहा। वहाँ मेरी क्लास में छोटी छोटी लड़कियाँ होंगी, मुझे शर्म आएगी। वह परेशान होकर बोली। गो हमेशा से वह पढ़ाई की शौकीन थी। तो क्या हुआ? मैं हंसने लगा। वह छेड़ेगी, उसने घबरा कर कहा। न जाने उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द क्यों था, कमज़ोर और नहीफ। मेरा जी चाहा था किसी तरह उसे बहलाऊं। वह किस कदर उदास और खौफज़दा थी। मैंने दीवार की तरफ देखा। शुक्र है कि वहाँ से अब कोई नहीं झांकता। मकान 2 महीने से खाली हो चुका था। मैं इत्मीनान से कॉलेज चला गया। जीने पर चढ़ते हुए मुझे किसी की घुटी हुई आह सुनाई दी। मैं खामोश खड़ा हो गया। फिर वही आह, जैसे कोई चीज़ मेरे पैरों के नीचे रखी थी और मेरे चलने से कुचली जाती थी। एक और आह, और मैं तेज़ी से ऊपर पहुंच गया। थोड़ी देर बरामदे में खड़ा रहा। आह, सफ़िया के कमरे में से आवाज़ आई। मैं जल्दी से चला। सफ़िया, सफ़ो, मैंने पुकारा। वह पलंग पर लेटी क्या आड़ी पड़ी थी। मुझे आता देखकर उसने जल्दी से रजाई ओढ़ ली और गुड़ी मुड़ी बनकर पड़ी थी। तकलीफ़ उसके चेहरे से टपक रही थी। दुख से उसकी आंखें फट गई थी और उसने इस तरह मुझे डर कर देखा, गोया कोई जिन्न या देव हूँ मैं कि उसे खा जाऊँगा। मैं उसके पलंग पर बैठ गया। क्या हुआ सफ़िया? कहाँ है दर्द? क्या बुखार है? मैंने उसकी पेशानी पर से बाल समेटे। वह तकलीफ़ में थी। उसने गहरी गहरी सांस लेना शुरू किया और बल खाकर तकलीफ़ को छुपाती रही। उफ, यह रजाई तो उतारो, किस कदर गर्मी हो रही है। उफ वो, और वह रजाई को ज़ोर से पकड़कर औंधी हो गई। उसने घुटी हुई आह को और दबाया। मैं बुरी तरह घबरा गया। या अल्लाह, वह जिप हुई मुर्गी की तरह अकड़ अकड़ कर तड़प रही थी। मैंने जल्दी से साइकिल उठाई और कॉलेज की तरफ उड़ा। डॉक्टर ड्यूटी पर थे। नफीस कहीं बाहर गए हुए थे। ओह, मेरे पैर कांपने लगे। सफ़िया की मासूम शक्ल आंखों में फिरने लगी। मैंने देखा भी नहीं कितने दिन से वह सुस्त और बीमार नज़र आती थी। हद होती है लापरवाही की भी। मैं मलामतें करता, जन्नाटे से चलता। रमेश भी मौजूद न थे। मिस न्यूज़ लेडी डॉक्टर में तेज़ी से घुसा चला गया। कमबख्त सिनेमा जा रही थी। मैंने कुछ ऐसा बुलाया कि फ़ौरन तैयार हो गई। मैंने पता बताया और चला कि मोटर से आगे निकल जाऊं। मालूम होता था पीछे खिसक जाऊं। खैर, वह अंदर गई और मुझे बाहर रोक दिया। चांद की आखिरी तारीखें थी। सामने लालटेन सिसकियाँ ले रही थी। ओह, आप लोग कितने बेवकूफ़! जल्दी कीजिए, फ़ौरन जाइए। डेल्सी को बोलिए कि बड़ा बक्स लेकर आए। उसने वापस आकर कहा। मिस साहब, मैंने कहा बस चलिए चलिए, जल्दी करिए। जब केस बिगड़ जाता है तो हमारे पास आते हैं आप, और कोई सामान भी नहीं है आपके पास। कैसा जंगली होता है हिंदुस्तानी लोग। मुझे खड़ा देखकर वह फिर दहाड़ी। आपकी बेगम साहिबा का जान डेंजर में है और आप मेरी बहन
मिस साहब, मैंने झेप कर कहा, बेहुदा कहीं की। जी चाहा थप्पड़ दूं। वह कोई भी है, बच्चा मर चुका है और लड़की बेहोश है। आप जल्दी। सन सन जैसे गोलियां चली। दूर चमगादड़ ने एक ही करी कह कहा लगाया और गोता मारकर मेरे ऊपर से निकल गई। दरवाजे की चौखट उछलकर मेरे माथे पर लगी और फिर तारीकी। धन्यवाद।